अच्छा जी, आज हम वीक 6 का लेक्चर 2 करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं रिविजन से। हम लोगों ने कल के लेक्चर में क्या नई चीज़ें या नए कॉन्सेप्ट सीखे थे। आप ज़रा अपने लेक्चर के सफ़े पलट के बताइए, थोड़ा सा मैं लिस्ट डाउन कर लेती हूँ, फिर हम इससे आगे चलते हैं। हाँ जी, कोई बताएगा? अच्छा, ठीक है। ओके। आपने बताया कि हमने एफआईआर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स देखा था और फिर एच ऑफ जी ट्रांसफर फंक्शन निकालना भी देखा था। और इसी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, हम लोगों ने यूँ किया था कल। आपका नाम? रोमान, थैंक यू। रोमान ने बताया कि हम लोगों ने एफआईआर सिस्टम के लिए एग्जांपल्स की थी कि एच ऑफ एन कैसा हो सकता है, एच ऑफ जी कैसा हो सकता है। फिर यही हमने एक आईआईआर सिस्टम के लिए भी किया। और फिर चूंकि एफआईआर सिस्टम या आईआईआर सिस्टम वैसे 3 तरह के हो सकते हैं: कॉजल, एंटी कॉजल और नॉन कॉजल। तो हमने मतलब इन तीनों मतलब एफआईआर सिस्टम हमने तीनों तरह के कंसिडर किए। एच ऑफ एन, एच ऑफ जी देखा। आईआईआर सिस्टम इन तीनों तरह के कंसिडर किए। एच ऑफ एन, एच ऑफ जी देखा। और फिर हमने इन तीनों के लिए आरओसी भी देखा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो थोड़ी थोड़ी सी सिस्टम की बात थी। अगर मैं आपसे यही बात लेकर आगे चलूँ और मैं आपसे कहूँ कि अब हम बात करते हैं फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल की या एक्स ऑफ एन की। तो एक फिनिट ड्यूरेशन जो एक्स ऑफ एन होता है ना, ये सिग्नल, वो बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाता है जिस तरह से एक एफ आई आर सिस्टम का एच ऑफ एन लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ आती है ना। जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि किसी एफ आई आर सिस्टम का जो एच ऑफ एन होगा, दैट वुड सिंपली बी कलेक्शन ऑफ या बंच ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है। तो एक फिनिट ड्यूरेशन अगर हम सिग्नल एक्स ऑफ एन की बात करें तो वो भी कुछ इसी किस्म का होगा। यस, अच्छा, ओके। और फिर एक्स ऑफ एन चूंकि इट्स कॉजल, एंटी कॉजल या नॉन कॉजल हो सकता है, तो उस अगर हमने एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ जी बनाना है और उसका फिर आर ओ सी बनाना है, तो वो ही 3 प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा जो हम लोगों ने कल देखी थी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें इनफिनिट ड्यूरेशन सिग्नल की, तो उसकी शक्ल सूरत बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे एक आई आई आर सिस्टम का एच ऑफ एन होता है। और अगर हम उसको एक्स ऑफ सी उसका लिख के आर ओ सी फाइंड आउट करना चाहें, तो वही सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होंगी जो हम लोगों ने कल एच ऑफ सी के हवाले से देखी थी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक डिफरेंस इक्वेशन ज़ाहिर सी बात इसकी नहीं लिखी जाएगी, लेकिन उसकी एक अपनी इक्वेशन होगी जिसको देखकर आप डिटर्मिन कर सकते हो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है या फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने कल का जो बिल्कुल लास्ट लेक्चर था, यानी कि लेक्चर का जो लास्ट फ्यू मिनट्स थे, उसमें हम लोगों ने कोई इस तरह की चीज़ भी की थी कि मतलब अगर हमारे पास एक गिवन ट्रांसफर फंक्शन हो तो उसे पोल्स और जीरोस हम कैसे प्लॉट करेंगे। यस, ओके। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक पोल ज़ीरो प्लॉट हो तो क्या आप उससे ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हो?
ओके, वैसे तो एग्जाम्पल आपकी बुक की है, लेकिन थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये मैं एक ज़ीरो यहाँ पे बना रही हूँ, एक ज़ीरो यहाँ पे। मैं इनकी लोकेशंस आपको बताती हूँ और फिर आप मुझे थोड़ा सा ट्राई करना कि क्या आप इसको होल ज़ीरो के फॉर्म में लिख सकते, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। हमारे पास इस सिस्टम में दो ज़ीरोज़ हैं, एक ज़ीरो है एट जी इज़ इक्वल टू वन और एक दूसरा ज़ीरो है एट जी टू, ठीक है। ओके, इस तरह से लिखना चाहिए इसको, कोई कोई भी लोकेशन जी टू है, ठीक है। एक और पोल है, बल्कि दो पोल्स हैं लेकिन जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म में है, तो एक पोल को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं एक इस पोल को ऐसे लिखूं तो इसका मतलब समझ आता है कि इसका क्या मतलब है, या मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आर की और ओमेगा नॉट की वैल्यू हो तो क्या आप उसको प्लॉट कर सकते हो? नहीं नहीं, रियल वैल्यू नहीं है, आर रियल वैल्यू नहीं है। आर ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। जी, आर जो है वो ये वाला डिस्टेंस है और ओमेगा नॉट इसका जो है ना ये वाला एंगल है। ओके। अच्छा, हम कन्वर्ट ना भी करें बेशक, मतलब वही बात है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कन्वर्ट कर भी सकते हैं। लेकिन स्टेट अगर आपको मतलब इस तरह से थोड़ा सा प्लॉट करना मुश्किल है तो आप उसको कन्वर्ट कर लो और फिर आप एक्स और वाई के टर्म्स में देख लो कि ये कहाँ पर मतलब कहाँ पे लाई करेगा। ये भी कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको सिर्फ पी वन की, सॉरी एक मिनट, अगर 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 आपको सिर्फ पी वन की लोकेशन भी पता चल जाए तो पी टू की आप खुद ही डिटर्मिन कर सकते हो। जी बताइए। मतलब ये कोई नॉन ज़ीरो रियल वैल्यू है, ठीक है। मतलब जी वन ज़ीरो है जो कि ये यहाँ से पता चल रहा होगा आपको, और जी टू एक नॉन ज़ीरो रियल वैल्यू है। अच्छा, अब इसको जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास वो किस तरह से होगी? मैं क्या कहती, चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो क्या आपको समझ आती है कि ये चीज़ कैसे लिखी गई है, या ये नहीं है आपके लिए? ओके। अच्छा। ओके। जी, जी स्क्वायर क्यों मल्टीप्लाई होगा? ठीक है, ठीक है। तो नहीं, एक मिनट, हाँ, आपकी बात ठीक है। मैं ज़रा असद का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रही हूँ कि आपको क्यों लग रहा है कि जी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा? तो आपके ज़हन में ये क्यों आई? अ, ओके, वो हम तब लेते थे, या वो उसको लेने की ज़रूरत तब पड़ती है अगर एम और एन एक तो बराबर ना हो, ठीक है? और वो हम उस वक़्त भी लेते थे जहाँ पे हमें पोल्स और ज़ीरोज़ डिटरमिन करने हों, ठीक है? तो हम पहले कॉमन लेते थे जी स्क्वायर को, या अगर नेगेटिव पावर्स में ख़ास तौर पे जी के नेगेटिव पावर्स में अगर ट्रांसफर फंक्शन एक्सप्रेस्ड है, तो उस नेगेटिव पावर को पहले बाहर निकाल के इसको ओवरऑल एक्सप्रेशन को पॉज़िटिव करते थे, फिर हम उसके रूट्स निकालते थे। जी, अभी तो ये इस जिस फॉर्म में गिवन है यहाँ पे हमें फ़िलहाल कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अच्छा, जी, अब मैं अब ये चाहूँगी कि आप लोग ज़ी1, ज़ी2, पी1 और पी2 की वैल्यूज़ ना प्लग इन करो और देखो कि ये ट्रांसफर फंक्शन आगे किस तरह से प्रोसीड करता है, किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे पी1 की जगह ये लिखो, मैं चाह रही थी कि आप इसको मतलब आपने पी1 की जगह ये प्लग इन कर लिया होगा और पी2 की जगह ये, थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करके मुझे न्यू अगर डिनोमिनेटर की आप इक्वेशन लिखवा सको तो।
चार्ट में कुछ आपका जी स्क्वायर तो होपफुली आ गया होगा। आइलर आइडेंटिटी भी लगेगी। ओके जी, मैं जी यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, 2, एक आर भी तो कहीं होगा। आर आपने कॉमन लेकर उसको मिस तो नहीं कर दिया। एक आर भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। कॉस ओमेगा नॉट, और यहाँ पे मेरे ख्याल है आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगर मैं इसी को आपसे कहूँ कि इसी एक्सप्रेशन को जी की नेगेटिव पावर में एक्सप्रेस करो तो फिर कैसे करोगे? क्या तरीका होगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जी माइनस जेरो माइनस 2, तो भाई जी के नेगेटिव पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पावर एक्सप्रेस करने का कोई खास वजह या मकसद नहीं होती उसका। एक्चुअली अभी हम जब इन्वर्स हीट ट्रांसफॉर्म भी शायद आज निकालना सीखें, तो आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आपने कई दफ़ा अप्लाई की है, और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगा के रिजल्ट को एक जगह तक ले आते हो और वहाँ से आगे आप टेबल यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो वो हमारे पास टेबल्स बहुत सारी जगहों पर चूँकि जी के नेगेटिव पावर्स में एक्सप्रेस हुए हुए मिलते हैं, तो इसलिए फिर हम ट्रांसफर फंक्शन को प्रेफरेबली जी की नेगेटिव पावर्स में रखते हैं, वरना पॉजिटिव पावर्स में भी रख के हम मसलन पोल ज़ीरो डिटर्मिन करने के लिए हम इसको पॉजिटिव पावर में कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम लोगों ने इस एग्जांपल में किया ये है कि अगर हमारे पास पोल ज़ीरो प्लॉट गिवन हो तो उससे हम लोगों ने ट्रांसफर फंक्शन या एक्सप्रेस जी ट्रांसफॉर्म का एक्सप्रेशन निकालना सीखा है, ठीक है। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि अगर हमारे पास अगेन पोल ज़ीरो प्लॉट ही हो तो उससे हम ख़ास तौर पे पोल्स का प्लॉट, मतलब पोल्स का ताल्लुक हम देखने लगे हैं टाइम डोमेन बिहेवियर के साथ कि वो किस तरह का होता है। तो लोकेशन ऑफ पोल्स एंड टाइम डोमेन बिहेवियर। अच्छा, मसलन मेरे पास एक एक्स ऑफ एन है, ए रेज़्ड टू पावर एन यू ऑफ एन, और इसका जो ट्रांसफॉर्म है ये मैं लिखूँगी 1/1 माइनस ए जी इनवर्स, और इसका आर ओ सी लिखा जाएगा जी ग्रेटर देन ए, ठीक है। अच्छा, अब इसका इसका पोल ज़ीरो प्लॉट कैसा बनेगा? मैं फिनिट पोल ज़ीरो प्लॉट की बात कर रही हूँ। अच्छा, ओके, इस ट्रांसफॉर्म में कितने ज़ीरोज़ और कितने पोल्स हैं? इसमें एक ही पोल है, ज़ीरोज़ इसमें नहीं है अगर हम फिनिट पोल ज़ीरोज़ की बात करें तो, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्म में एक ही पोल है। तो अभी हम बेसिकली यहीं से हमने स्टार्ट किया कि अगर सिग्नल में सिर्फ एक पोल हो तो उसको हम उसका पोल ज़ीरो प्लॉट को देखकर कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि टाइम डोमेन में सिग्नल किस तरह का होगा। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ गया एक जी, जो जी डोमेन का प्लॉट है, ठीक है। इसका रेडियस 1 है और लेट्स सपोज कि मेरे पास ए कुछ यहाँ करके है, ठीक है। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू
पहले हम ज़रा इसको मतलब पॉजिटिव में देख लेते हैं 0 से लेके 1 तक और फिर नेगेटिव में रख के देखेंगे। ज़रा 0 के करीब-करीब है थोड़ा, आप कोई भी वैल्यू अज़्यूम कर लो। लेट्स सपोज़ 0.1 आप अज़्यूम कर लो, ठीक है? ये रेड कलर से मैंने मार्क लगाया। तो अगर लेट्स सपोज़ ये पोल ये यहाँ पर हो जहाँ पे मैंने रेड से क्रॉस लगाया है, तो आपका क्या ख़्याल है कि ये एक्स ऑफ एन टाइम डोमेन में किस तरह से प्लॉट होगा? मतलब आपने इस ए की वैल्यू को 0.1 अज़्यूम करना है और फिर थोड़ा-सा इसी क्वेश्चन को देखना है और फिर मुझे बताना है कि 0.1 किस तरह से प्लॉट होगा, अगर ए की वैल्यू 0.1 होगी तो। डिकेइंग यस, n इज़ इक्वल टू 0 पे इट विल बी 1 ऑफ कोर्स और आपको देख के पता चल रहा होगा कि जब n की वैल्यू होगी 1 तो ये इसकी वैल्यू 0.1 होगी और फिर और भी कम और ये फिर बहुत जल्दी बहुत रैपिडली डिकेइंग रेट होगा इसका। अच्छा अब ओके हम यहाँ पे करने की कोशिश करें कि लेट्स सपोज़ हमारे पास टाइम डोमेन की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें अपने बैकग्राउंड की वजह से पता है कि अगर हमारे पास एक पोल ज़ीरो प्लॉट होगा जिसमें सिर्फ एक ही पोल है, तो सिग्नल इसी तरह का हो सकता है, ठीक है? तो हम अगर उस पोल की लोकेशन को देखकर इंट्यूटिवली ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस कि ये पोल ज़ीरो प्लॉट जिस सिग्नल के साथ लिंक्ड है, वो सिग्नल टाइम डोमेन में कैसा कैसा बनता है, किस तरह से दिखता है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ा-सा इसको बढ़ा दिया लेट्स सपोज़ कि मतलब 0.5 या 0.7 इस तरह से ये जो ब्लैक में बेसिकली ब्लैक क्रॉस के साथ जो ए बना हुआ है, ये किस तरह का एक सिग्नल होगा? डिकेइंग तो होगा येस, लेकिन इतना फ़ास्ट नहीं जैसे ये रेड वाला है, ठीक है? मतलब थोड़ा-सा देर से डिके करेगा और अगर मैं ये क्रॉस लगा दूँ यहाँ पर, ब्लू में मतलब मैंने लगाया है, ए की वैल्यू 1 है, ठीक है? तो वो अगर हम यहाँ से भी देखें तो हमें ये पता चलेगा कि बेसिकली ये एक मतलब ये हमेशा 1 रहेगा, 0 से ऑनवर्ड्स। दिस वुड बी लाइक अ यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम ये अच्छा अब हमें 0 मतलब 0 तो है नहीं, 0 से लेकर 0 से यानी कि थोड़ा-सा बड़ा करके 1 तक इस पॉज़िटिव रीजन में जब भी ए रहेगा तो हम थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्स ऑफ एन कैसा बनेगा। येस, कैन वी? ओके, अब हमें थोड़ा इसको नेगेटिव पोर्शन में देखना है कि अगर ए नेगेटिव हो तो हमारा रिलेटेड या लिंक्ड टाइम डोमेन सिग्नल कैसा बनेगा। तो आप ए की ज़रा वैल्यू को -1 अज़्यूम करो और मुझे बताओ कि क्या आपका ख़्याल है कि सिग्नल कैसा बनेगा? अच्छा, ओके, आपने इसका अंदाज़ा इस तरह से लगाना है कि लेट्स सपोज़ कि मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर -1 की, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। जी, ऐसा ही है कि मतलब आपने -0.1 लिया ना, तो एक दफ़ा इसकी पावर 1 है, फिर -0.1 रेज़्ड टू पावर 2, फिर -0.1 रेज़्ड टू पावर 3, -0.1 रेज़्ड टू पावर 4 और अब आप आगे अज़्यूम करते जाओ कि जब इवन पावर्स होंगी तो ये पॉज़िटिव होता जाएगा और पावर्स में नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है? यस, होगा डिकेइंग और मतलब यहाँ पे तो आएगा ही 1 लेकिन अब इसकी अगली वाली थोड़ी स्मॉल होगी, फिर स्मॉल, फिर मतलब इस तरह से ना इस तरह से बनेगा लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू इसकी होगी। बहुत डिके रेट बहुत फ़ास्ट होगा इसका। इसी तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं इसको अगर नेगेटिव साइड पे इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ाती जाऊँ, तो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल ही रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा इसका डिके रेट स्लो होता जाएगा। और अगर मैं इसको इंस्टेड अब बना दूँ यहाँ पे, तो यानी कि इज़ इक्वल टू -1 तो कैसा बनेगा ये सिग्नल? उसको फिर शायद हमें स्टेप नहीं कहना चाहिए। स्टेप की तो डेफ़िनेशन और है ना। ये इस तरह, ठीक है? एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक पोल हो और वो रियल एक्सिस पे हो, नहीं हमने एक चीज़ मिस की है, अब हम लोगों ने इसको 1 से बड़ा भी करके देखना है। वो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया।
यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मतलब 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, व्हाटएवर 1.1 भी ले सकते हो। ये कैसा बनेगा? इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे तो उसने 1 ही रहना है, ठीक है, और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ए ये इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अच्छा ओके, अब जो मैं जुमला पहले बोलने लगी थी वो ये था कि अगर हमारे पास सिग्नल में एक ही पोल हो और वो रियल एक्सिस पे हो, तो हमें अब पता है कि उससे के साथ जो लिंक्ड टाइम टू मिनट सिग्नल है वो कैसा बनेगा। यस अच्छा, अब एक चीज़ मैं आप लोगों के करने के लिए छोड़ूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा बस आपको बता देती हूँ कि अब अगला जो हम लेने लगे हैं वो 2 पोल्स का लेने लगे हैं, ठीक है। 2 पोल्स में फिर हमारे पास 2 ऑप्शंस आती हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि दोनों पोल्स डिफरेंट जगहों पे हों, डिस्टिंक्ट पोल्स अगर हों, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पोल है और ये पोल है, तो उससे क्या होगा कि इंडिविजुअली हम इस पोल की वजह से जो रिस्पॉन्स बन रहा है और इस पोल की वजह से जो रिस्पॉन्स बन रहा है, दोनों को हम कंबाइन करेंगे और हमारे पास रिजल्टेंट सिग्नल आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास सिचुएशन ये हो सकती है कि दोनों पोल्स सिमिलर हैं। जी, तो ये हमारे पास जो सिचुएशन हम है डिस्टिंक्ट पोल्स वाली हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब हम सिमिलर पोल्स को देखते हैं। उसको बनाने का तरीका ये होता है कि हम यूजुअली जैसे हाँ, अगर हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 पोल्स हैं तो उसके साथ फिर हम 2 लिखते हैं। यहाँ पे जितने भी पोल्स एक जगह पे लोकेटेड हो, ठीक है, जस्ट टू टेल कि वहाँ पे कितने पोल्स इस जगह पे हैं, वहाँ पे 2 लिखते हैं। अच्छा, अब एक ही जगह पे जब 2 पोल्स होते हैं तो टाइम डोमेन में उसका बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि लेट्स सपोज अगर एक पोल होने की वजह से तो हमने इसको a रेज़ टू पावर u ऑफ n लिखना था, लेकिन एक और पोल की वहीं मौजूदगी की वजह से इस साथ एक n मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका जो अच्छा ओके, अब यहाँ से ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ इस चीज़ को कि आपने a की मुख्तलिफ वैल्यूज़ अज्यूम करनी है। मतलब आपने इसको 0.1 इस तरह से और 0.9 अज्यूम करो और 1 भी अज्यूम करो, और फिर आप इन तीनों वैल्यूज़ के साथ देखो कि प्लॉट जो है वो किस तरह का बनता है, ठीक है। और अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है या ये चीज़ प्लॉट हो जाती है, तो फिर इनको जब आप नेगेटिव साइन के साथ करना चाहोगे तो वो भी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, ओके। एक छोटा सा बस आगे सवाल है कि अगर ए की वैल्यू 1 हो, मतलब यहाँ पर 2 पोल्स फॉर एग्जांपल लोकेटेड हैं, तो क्या हाल है कि सिग्नल कैसा होगा? रैंप, शायद ये आपने लफ्ज़ लफ्ज़ सुना होगा, क्योंकि ए तो 1 हो गया ना, तो सिग्नल क्या बन गया n इंटू यू ऑफ n, तो एक रैंप सिग्नल बन गया। लेकिन उससे उसके अलावा एन ए की नॉन यूनिटी वैल्यूज़ हों, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि सिग्नल कैसा बनता है। अच्छा, अब 2 पोल्स में ही हमारे पास एक थर्ड केस आता है। वो थर्ड केस ये है कि 2 पोल्स तो 2 हैं, लेकिन रियल एक्सिस पे नहीं है। तो हम 2 पोल्स का अब थर्ड केस देखने लगे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कंसिडर करने हैं 3 केसेस। एक हमने ये केस कंसिडर किया या करना है, एक हम लोगों ने इसको अज्यूम करना है सर्कल मतलब यूनिटी पे, ये फोर्स यूनिटी से कम है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, और तीसरा हम कंसिडर करेंगे ये वाला केस। अच्छा, एक तो मतलब बताने से पहले ना इनका प्लॉट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर आएंगे ना, तो हमारे पास जो टाइम टू मिनट रिस्पॉन्स होगा वो कुछ कोसाइन की तरह का होगा, मतलब साइनसॉइडल वेव होगी। अब वो होगा क्यों, बल्कि अच्छा ओके, बताने से पहले क्या आप लोगों को ये बात पता है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेयर आएगा तो हम वी शुड एक्सपेक्ट कोसाइन वेव या साइनसॉइडल सिग्नल इन टाइम डोमेन। डू यू नो व्हाई? नहीं,
ये तो मैं आपको बता रही हूँ ना कि लिखेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे, मतलब क्या आपको वजह पता है इसकी? दोबारा बोलिएगा। अच्छा, कह सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, आपका जवाब तकरीबन ठीक है। अच्छा, किसी और का कुछ जवाब इससे मुख्तलिफ हो? डेरिवेशन। अच्छा, वो वाला जो कॉस है ना, वो एक्स और जी में था, याद है थोड़ा सा? वो एक्स और जी में था। अभी मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पेयर है ना, तो हमारे पास टाइम डोमेन बिहेवियर जो है वो भी साइनसॉइडल सिग्नल है। वो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको इस बात का पता है? मुझे आपसे हाँ या ना में जवाब चाहिए ताकि फिर हम आगे चलें। अच्छा, ओके, इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैथमेटिकली देखते हैं। ये हम लोगों ने स्लाइड जो है ना, ये पहले देखी थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये हमें बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो पोल, मतलब पोल की मतलब पोल का यहाँ पे प्लॉट करना या इस तरह से प्लॉट होना, उसको एक्स ऑफ जी में मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है। ये तो हमें पता है, राइट? मतलब इसमें ये चीज़ हमें क्लियर है। ये पोल एज प्लॉट मतलब इस तरह से होता है और लिखा, मतलब ए की वैल्यू के मुताबिक लिखा इस तरह से जाता है। तो इसी चीज़ को लेकर आगे चलते हैं कि इस पोल की लोकेशन को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये जो ए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी लोकेशन है, तो उसको मैं किस तरह से बता सकती हूँ? इसकी लोकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू कह लो या जिसकी लोकेशन कह लो, वो हम मैं किस तरह से बता सकती हूँ? एक्स प्लस जे वाई एक तरीका है, एक तरीका आर जे मेगा नॉट भी है। यस, दोनों तरीके हैं हमारे पास। और अगर मतलब एक पोल ए वन इस तरह से, प्रेफरेबली तो उसको पी वन कहना चाहिए, लेकिन चूँकि हम ए को लेके चल रहे हैं तो मैंने ए लिखा। पी वन अगर ये है तो पी टू मेरे पास ये होगा, ठीक है? अच्छा, और उसी एक्सप्रेशन को अगर मैं फॉलो करूँ, अच्छा मैं रेड से ही लिखूँगी ताकि फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये ए आ गया मेरे पास और साथ जी इनवर्स प्लस दूसरे पोल के लिए। यस? अच्छा, अच्छा, एक्स ऑफ जी तो मेरे पास ये आ गया। अम, अब एक्स ऑफ एन तक हमने पहुंचना है। ओके, आई नीड टू यूज ब्लैक मार्कर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? मतलब अगर हमारे पास ये एक्स ऑफ जी का एक्सप्रेशन हो, तो एक्स ऑफ एन में कैसे लिखा जाता है? अगेन आप लोगों ने ना इस स्लाइड से हेल्प लेनी है। बिल्कुल ठीक है। आर ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट रेज टू पावर एन यू ऑफ एन, ठीक है, और प्लस एक दफ़ा ये चीज़ इसके लिए यहाँ पे लिखी जाएगी। यस, फिर इसको हम लिख सकते हैं एन ओमेगा नॉट एन वट एवर। नेक्स्ट, आर एन कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पे आपके पास बचा जे एन ओमेगा नॉट प्लस माइनस एन ओमेगा नॉट यू ऑफ एन। ओके, यही वाला एक्सप्रेशन लेकिन ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट के साथ, मतलब जी जी दूसरे वाला। और ये हम फिर कॉज बना देंगे। तो हमने ये नतीजा निकाला कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेयर में पोल अपीयर हो रहे होंगे, तो
हमारे पास जो टाइम डोमेन में रिस्पॉन्स आएगा दैट वुड बी अ साइनसॉइडल सिग्नल। मैं सिर्फ अभी दो पोल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। ज़ीरोस को फिलहाल हम या तो अज्यूम नहीं कर रहे या फिर वो जी इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर हैं, वट एवर, हम उनसे फ़िलहाल कंसर्न नहीं है। हमने हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जो पोल ज़ीरो प्लॉट है उसमें दो पोल्स हैं अगर, और वो कॉम्प्लेक्स पेयर है, तो हमारे पास टाइम डोमेन में जो रिस्पॉन्स है दैट वुड बी अ साइनसॉइडल सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अब ये नतीजा निकाल के मुझे समझ नहीं आया, यू ऑफ एन से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, बल्कि दो हैं कि तीन हैं, दो हैं। या तो हम, अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म गिवन है ना, ये वाला, या चलो एक्सप्रेशन गिवन है, तो दो ऑप्शंस हो सकती है ना, या ये कॉजल होगा या एंटी कॉजल होगा। यस, तो मैंने चूंकि इसको अज्यूम कॉजल किया था, मतलब जी का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन ए अज्यूम किया था, तो अगर तो मैंने ये वाला लिखा हुआ है साथ एक्सप्रेशन आर ओ सी का, तो फिर तो मुझे साथ यू ऑफ एन मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर मैंने अज्यूम ये किया होता कि जी इज़ लेसर देन ए, तो फिर मैं यहाँ पर यू ऑफ माइनस एन, यहाँ पर इंस्टेड यू ऑफ माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई करती हूँ। मतलब ये चीज़ गिवन ना हो, आपका मतलब है फिर हमें कुछ ना कुछ हमें अज्यूम करके आगे चलना पड़ेगा। मतलब सिग्नल की कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ना, ठीक है। या जैसे हमने कल बताया, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हाँ बस कुछ भी गिवन ना हो, तो फिर प्रेफरेबल सोल्यूशन ये होता है कि फिर हम उसमें सारा कुछ बताएं कि अगर सिग्नल कॉजल है तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, एंटी कॉजल है तो ये एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। बल्कि हम लोगों को कुछ शायद अगर आज टाइम मिला तो कुछ इस तरह की चीज़ शायद करें। अच्छा, हम कर ये रहे थे कि हम लोगों ने नतीजा यहाँ पे ये निकाला है कि अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेयर में पोल एग्जिस्ट करें तो वी हैव अ साइनसॉइडल सिग्नल इन टाइम डोमेन। अच्छा, अब थोड़ा सा आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पे ये लिख भी देती हूँ, आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट और यू ऑफ एन, ठीक है। अब रेड वाले पोल्स को आपने देखना है और आपने मुझे ये बताना है कि आर इज़ इट, मतलब इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो सकती है, थोड़ा वन के हिसाब से मुझे बताओ, वन से कम है, ज़्यादा है, क्या है? ठीक है, बिल्कुल सही है, वन से कम है। तो सिग्नल किस तरह का बनेगा आपके ख्याल में? डिक्रीजिंग। अच्छा, मैं इसका ना जी बिल्कुल ठीक है, इसका मैं इन्वेलप बनाऊंगी। इन्वेलप का मतलब कि मैं इसको आई विल पोर्ट्रेट लाइक अ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, लेकिन आपने इसको डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ही है, ठीक है। मतलब ये इस तरह का बनेगा, डिकेइंग द साइन सिग्नल, ठीक है। अच्छा, ब्लैक वाला सिग्नल कैसा बनेगा? सिंपल कोसाइन सिग्नल जिसमें एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। और ब्लू वाला इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग साइन सिग्नल, ठीक है। अच्छा, एक थोड़ी सी बात ये कि ये जो इसका फ्लक्चुएटिंग रेट है या पीरियड है, ये कैसे डिसाइड होगा? इसने बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करना है या नॉर्मली करना है, किस तरह से डिसाइड होगा? ओमेगा नॉट से, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास हमें थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि पोल ज़ीरो प्लॉट अगर गिवन हो और उसमें अगर सिर्फ एक पोल हो तो हम टाइम डोमेन बिहेवियर कैसे अंदाज़ा उसका लगा सकते हैं। अगर टू पोल्स हो तो उसमें हमने तीन कंडीशंस देखी हैं, डिस्टिंक्ट पोल्स, सिमिलर पोल्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। तो हमें इन तीनों कंडीशंस के ऊपर थोड़ा सा टाइम डोमेन बिहेवियर का अंदाज़ा हमने लगाने की कोशिश की है। अच्छा जी, ओके। अब आपने मुझे ये बताना है कि आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन कितनी याद है?
ओके। मैं अच्छा इसके पूरे पूरे सवाल नहीं करूँगी। कुछ सवाल जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के केसेस डिस्कस करेंगे। मसलन अगर पोल्स हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे हैं तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं तो कैसे प्रोसीड करेंगे, एक ही जगह पे दो पोल्स हैं तो कैसे प्रोसीड करेंगे, वगैरह वगैरह। उस तरह के हम दो तीन केसेस देख लेते हैं और मैं करूँगी कुछ इस तरह से कि आपके सामने मतलब एक का सवाल थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्व करूँगी, बाकी कुछ क्या हम आंसर्स देख लेंगे ताकि आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएँ, ठीक है? अच्छा, ये हम लोगों ने इसमें इस एग्ज़ाम्पल में करने ये लगे हैं कि हम हमें ज़ी ट्रांसफ़ॉर्म गिवन है और उसको हमने सॉल्व करके मतलब इनवर्स ज़ी का मेथड लगा के उसके ऊपर टाइम डोमेन सिग्नल तक पहुँचना है और वो हम उसके लिए सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन। अच्छा, अब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे एक्स ऑफ एन्स पे लगती है जो कि इन्फिनिट ड्यूरेशन के हों या ऐसे एच ऑफ एन्स पे लगती है जो कि आई आई आर हो। अगर इंस्टेड एक्स ऑफ एन एक फिनिट ड्यूरेशन का हो या एच ऑफ एन एफ आई आर सिस्टम हो तो थोड़ा सा 1 मिनट सोच के बताओ कि क्या उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगेगी? यस? अच्छा, ओके। ये जवाब ठीक नहीं है, उसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन एक्चुअली नहीं लगेगी। मैं चाह ये रही थी कि आप लोग थोड़ा सा जहन में सोचो कि अगर एक्स ऑफ एन फिनिट ड्यूरेशन का हो, ठीक है? मतलब ये जो हम करने लगे हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, दोबारा बोलिए। ज़्यादा तो नहीं कहना चाहिए। डिनोमिनेटर शायद आप कहना चाह रहे हो। अम, अच्छा, ऑर्डर से ज़्यादा ना मतलब ये कि हम उसे कह सकते हैं कि आईआईआर सिस्टम्स या इन्फिनिट डायरेक्शनल सिग्नल्स वही होते हैं ना जिसमें एक तो डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 1 या फिर पोल्स आर नॉट एट 0। समझ आई बात की? ठीक है? वही सिस्टम्स आईआईआर होते हैं या फिर वो वही सिग्नल्स इन्फिनिट ड्यूरेशन के होते हैं। तो ये जो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन का मेथड है जिसको हम अप्लाई करके बेसिकली टाइम डोमेन तक पहुंचते हैं वो तो इस सिचुएशन में लगेगा। अच्छा नहीं जी सर, इस सिचुएशन में लगेगा ना जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 के बराबर है या फिर पूल्स 0 पे हैं वहाँ पे तो मुझे ये वाला मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही, ओके। आई होप कि सारों को आ रही है। अगर अगर किसी को मेरी बात समझ नहीं आई तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताइए। बेटे आपकी आवाज़ बहुत कट रही है, दोबारा ट्राई करो। मैं कह रही हूँ कि जब ये सिचुएशन होगी तो वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन लगेगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं होगी यानी कि एक्स ऑफ एन अगर फिनिट ड्यूरेशन का है या एच ऑफ एन एफ आई आर सिस्टम है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे। इस सिचुएशन में पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन अप्लाई होगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, ठीक है। ओके, मैंने आप यहाँ पर एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। लेट्स सी कि हमारे पास टाइम कितना बचता है। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है जिसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, ये इसको सॉल्व करने से पहले ना एक और चीज़ है उसको थोड़ा सा देखते हैं। इस एग्जांपल के ऊपर बाद में आते हैं फिर। लेट्स सपोज कि हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन है 1 माइनस ए नॉट जी इनवर्स प्लस ए टू
जी रेज़ टू पावर माइनस 2। इसको अगर मैं जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा जी माइनस पी, और फिर उसके बाद उसकी वो भी लूँ, रूट्स भी निकालूँ, तो मेरे पास कुछ बन जाएगा इस तरह से। और यहाँ ये जो है ना, ये मैंने जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ये चीज़ निकाली है। अब मैं इसको ज़रा दोबारा जी स्क्वायर, जी इनवर्स, जी रेज़ टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जी, माइनस में आएगा। और इस तरह से अगर मैं इसको लिखूँ तो आपको इतराज़ तो नहीं है? ओह! आई एम सॉरी, मुझे यहाँ पे माइनस में लिखना चाहिए। यस? नहीं। अच्छा, किसी को ये बात समझ ना आई हो? मैं इसको थोड़ा-सा डिटेल में भी कर सकती हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो। नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, ओके। अच्छा, इसी क्वेश्चन में जब हम ज़ी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ज़ी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ज़ी स्क्वायर माइनस ए 1 ज़ी। ओके, प्लस माइनस से तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बस इसको मिसाल के तौर पे ली है, प्लस ए2। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद आपने करना यूँ है कि निकालने हैं आपने डिनोमिनेटर के रूट्स। लेट्स सपोज़ कि आप इसी क्वेश्चन के रूट्स निकालते हो तो आपको 2 रूट्स मिलते हैं, p1 और p2। क्योंकि ज़ी की पावर 2 है, दैट्स व्हाई तो 2 रूट्स मिलेंगे। तो उसको हम फिर फर्दर लिख सकते हैं ज़ी माइनस p1 और ज़ी माइनस p2। ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैंने अगले स्टेप में ये किया कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, या राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जी रेज़्ड टू पावर माइनस 2 से। मतलब ये चीज़ मैंने की है। ठीक है? न्यूमरेटर में आ गया 1 और यहाँ पे मेरे पास आ गया हुँ। यहाँ पर कि इधर? नीचे। एक ज़ी यहाँ पर है ना और एक ज़ी यहाँ पर है। अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि सिर्फ़ ज़ी यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से ज़ी कॉमन लेके आप क्या लिखोगे इस एक्सप्रेशन से? 1 माइनस p1 इंटू ज़ी इनवर्स भी तो लिखोगे ना? ठीक है? तो एक ज़ी आपने यहाँ से कॉमन लिया, एक ज़ी आपने यहाँ से कॉमन लिया, वो ज़ी स्क्वायर हो गया। वो ज़ी स्क्वायर जब ज़ी रेज़ टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसल हो गया। ठीक है? अच्छा, अब मैंने ना बेसिकली इन 3-4 स्टेप्स में आपको तरीका जो समझाने की कोशिश मैं कर रही हूँ वो ये कि अगर हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन गिवन हो ना, तो हम उससे यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है कि ये बीच में स्टेप्स जो हैं ये सिर्फ़ हम लोगों ने इसलिए किए हैं ताकि आप फ़ेमिलियर हो जाओ। लेकिन अब इसे हम कैलकुलेटर से कैसे करते हैं? ओके, अब एक थोड़ी-सी मैं आपको कन्फ्यूज़िंग बात समझाने लगी हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास ये वाला, अब अगर इस एक्सप्रेशन में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊँ और
ए को 1, बी को -a1 और सी को a2 लूँ, तो ये मेरे पास जब मतलब ये वाले ए बी सी जब रूट्स निकालेगा वो किस वेरिएबल के होंगे। थोड़ा सा इंटेलिजेंटली आपने इसको देखना है। ये मेरे पास एक्सप्रेशन है और मैंने इसको नहीं, जीन वर्ड्स के साथ तो देखो ना a2 लिखा हुआ है, तो a2 तो मैं तो यहाँ पे c को कह रही हूँ, ठीक है, z के लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ऑफ कोर्स अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर मैंने इसको a लिया, मतलब ए सॉरी ये तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, a2 को a लिया, इसको b लिया और इसको c लिया, तो फिर मेरे पास किसके रूट्स निकलेंगे? जीन वर्ड्स के। एक तो ये बात आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब आपने रूट्स लिया, जब आपने रूट्स लेने हैं कैलकुलेटर से निकालने हैं, तो ए बी सी की कौन सी वैल्यू से कौन से रूट्स निकलेंगे, किस वेरिएबल के रूट्स निकलेंगे, ये बात आपको बहुत क्लियर पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा लिख भी देती हूँ। बी तो है हमेशा, मतलब वो ही रहेगा, और सी अगर मेरे पास 1 है तो ये मेरे पास बेसिकली जी इनवर्स के रूट्स हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी। अब ये जो P1 और P2 मैंने लिखे हैं, ये आपके ख्याल में किसके रूट्स हैं, किस इक्वेशन के रूट्स हैं? इसका जवाब आप इसलिए हाथ से दे सकते हो कि ये मैंने इस तरह से लिखे थे, जी के। कंफ्यूजिंग तो नहीं था? हाँ, मैंने अच्छा इस चीज़ पे थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया है क्योंकि अब से ऑनवर्ड्स ना हमारे पास जब एक्स ऑफ जी इस तरह से होगा, इस तरह से गिवन होगा, तो उसको डायरेक्टली हम ऐसे लिखा करेंगे। बट यू शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो P1 और P2 हैं, ये बेसिकली किस वेरिएबल के रूट्स हैं। मतलब z के फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाए तो उसके रूट्स हैं, या z इनवर्स की फॉर्म में इक्वेशन लिखी जाए तो उसके रूट्स हैं। तो हम लोग इस इक्वेशन से डायरेक्टली ये लिखा करेंगे, लेकिन P1 और P2 जो बेसिकली z की फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखा जाए तो उसके रूट्स होंगे। आप लोगों ने थोड़ा सा कैलकुलेटर से इसकी प्रैक्टिस भी करके देखनी है। और इस वाली स्टोरी के बाद जब हम वापस आते हैं अपने सवाल की तरफ, जो हमारे पास ये सवाल था, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर ट्राई करनी है, ये देखना है कि ये जो रूट्स हैं ये किस तरह से आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। फिर फर्दर आपको पता है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन आप लोगों ने कई दफ़ा की हुई है। और नेक्स्ट हम लोगों ने A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है। आप मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि फिर हम कम से कम एक्स ऑफ एन तक पहुँच सके। ठीक है, A1 ए आएगा, A2 ये आएगा, तो एक्स ऑफ जी को हम लिख सकते हैं इस तरह से। हाँ जी, यहाँ तक सबने नोट कर लिया? अच्छा, अब मेरा सवाल आगे आपसे ये है कि अगर मुझे मतलब आरओसी की इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मैं अज्यूम ये कर रही हूँ कि मेरे पास अगर ये सिग्नल कॉजल है तो मैं एक्स ऑफ एन क्या लिखूँगी? बिल्कुल ठीक है। अगर एक्स ऑफ एन कॉजल है तो ये एक्स लिखा जाएगा, अगर ये एंटी कॉजल है तो फिर क्या लिखा जाएगा?
जी, लेकिन थोड़ा-सा प्लस माइनस का आएगा ना, थोड़ा चेंज होगा। मतलब ये वाला जो माइनस साइन है, ये यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा फिर। और इसी तरह से यहाँ पे -2 और अगर ये नॉन कॉज़ल हो, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? यू कैन नहीं, नहीं, नॉन नॉन कॉज़ल क्या होता है बेटे? जो कि एंड एक सेकंड, नॉन कॉज़ल होता है जो आप सिग्नल के दोनों तरफ एग्ज़िस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने एक इनमें से एक को कॉज़ल अज़्यूम करना है और एक को एंटी कॉज़ल। अब वो कॉज़ल, एंटी कॉज़ल हम कैसे अज़्यूम करेंगे? देखना आपने ये है। जी। अच्छा, ये जो आपकी डेफ़िनेशन है ना, ये सिस्टम्स के लिए है, ठीक है? नॉट फॉर सिग्नल। सिग्नल्स के लिए नॉन कॉज़ल ये होता है जो कि दोनों तरफ यस, मतलब वो सॉरी, सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक्स ऑफ एन टाइम के दोनों तरफ एग्ज़िस्ट कर रहा हो, ठीक है? ये नॉन कॉज़ल सिग्नल है। हाँ, किसको? किसको? 1/2 छोटा है कि 1/4? 1/4। इसका मतलब है कि जो 1/4 वाला सर्कल है, उसके बाहर होना चाहिए सिग्नल। मतलब क्या कहना चाहिए? आरओसी, ठीक है? और 1/2 बड़ा सर्कल है, 1/2 के अंदर होगा, तो हम इसे कुछ बनाएंगे इस तरह से। ठीक है? आप देखो प्लस माइनस जो है ना, वो हर तरफ मुख्तलिफ लगे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि अ, हमने तो कॉज़ल बनाना है या एंटी कॉज़ल बनाना है, उस लिहाज से प्लस माइनस साइंस भी जो हैं वो डिफरेंस उनका पड़ता जाएगा। अच्छा, ये जो हम लोगों ने की है सारी एग्ज़ाम्पल सॉल्व किए, इसकी समझ आई है? ओके। ये वाला पार्ट तो है पुराना है। ये तो इतना मसला नहीं उसमें होना चाहिए, होपफुली। जो इसमें आपके रिवाइज़ करने वाली चीज़ थी वो यहाँ पे था, जो मैंने स्टेप मतलब मिस किया और आप लोगों ने करना है कि A1 और A2 की वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ठीक है? ये चीज़ आपके रिवाइज़ करने वाली है। और प्लीज़ ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर देखनी है कि अम, हम इस स्टेप से यहाँ तक कैसे पहुँचे। इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करना, वरना आप लोगों के लिए जो है ना आगे कंप्यूटेशन कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी, ठीक है? अच्छा, इसमें जी के रूट्स हैं, यस। तो मतलब जी की जो मैक्सिमम नेगेटिव पावर है, उसको मतलब आप लास्ट पे रखोगे, सी हो गया या डी हो गया, उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट हो जाएगा, यस। मतलब सी या डी, होपफुली आपके कैलकुलेटर में दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है? तो कल हम जो है ना, मतलब अभी हम लोगों ने रियल एंड डिस्टेंट पोल्स के लिए किया, कल हम सिमिलर पोल्स के लिए या कॉम्प्लेक्स पोल्स के लिए कुछ इस तरह की सिचुएशंस करेंगे। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन के लिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो, वो इंशाल्लाह हमने कल देखना है, ठीक है? तो कुछ आज के लेक्चर में से चीज़ समझ ना आई हो तो आप अपनी क्वेश्चंस जो हैं वो मुझसे कल पूछना। आज मैं क्वेश्चंस आपके नहीं लूँगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है? चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। और आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। मीटिंग भी आज, दुआएं करनी है, अल्लाह खैरियत रखे।
इसका था कि आपको बड़ा ज़ोर से आई इसलिए में आना आया हुआ है, राइट? चलो, हाँ, साल हो गया। जी, बताइए। जल्दी इंशाल्लाह, मतलब आपसे छुपाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, जल्दी बता देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक काम करो, अहमद रहीक है आप लोगों का कोऑर्डिनेटर, बैच कोऑर्डिनेटर, या इमरान लोधी हैं? सन इम अच्छा, आप तो मेरे इमरान को ये वाला मैसेज तो फ़ौरन से पहले कर दो, ताकि वो फिर आगे। अच्छा, इफ़ ही नोज़ तो ठीक है, फिर आपको परेशान इंशाल्लाह होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तो इसलिए आपको डिसीजन लेट देता है और फिर उस वजह से आपकी लास्ट डेट मिस हो जाती है, तो दैट शुड बी ओके। आपको मतलब पेनलाइज़ इसमें नहीं किसी को करना चाहिए। लेकिन द पर्सन टू कॉन्टैक्ट विद इज़ इमरान लोधी, आई मीन योर बैच कोऑर्डिनेटर, ठीक है? मैं आई एम नॉट पार्ट ऑफ दोज़ मीटिंग्स। मैं आपको इंशाल्लाह लेकिन एफआईपी जो है ना आपके, वो ज़रूर कुछ अरसे तक बताऊँगी। अल्लाह करे आप आ जाओ, आप तो बहुत ज़्यादा उदास हो गए हो। चलो, अल्लाह खैरियत रखे। थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।